हेलो डियर, मैं भूतेश आपका वेलकम करता हूं इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। आपका जो सिलेबस है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। कई बार क्या होता है कि आप सुन तो रहे होते हैं, आपका ध्यान कहीं और होता है, आपकी अटेंशन कहीं और होती है। अगर आप अटेंशन पे नहीं करेंगे तो आप इन फ्यूचर कुछ बड़ा प्राइस पे करेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आप जब भी मेरी बात सुने, बाकी सारे कामों से हटकर किसी और काम में मन लग रहा है, किसी और काम की तरफ ध्यान भटक रहा है, तो पहले उस काम को कराओ, फिर बात सुन लो। तो पूरी अटेंशन के साथ आपने बात सुननी है। आगे आने वाले 2-2.5 महीने एग्जाम तक अपने कैसे बीतेंगे, ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, इन बातों के ऊपर। आप ये बातें फॉलो करेंगे, ठीक है, और सर सिलेक्शन होएगा नहीं होएगा, गारंटीड होएगा अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे। आई कैन गारंटी। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है इसका। और देखो, सिलेक्शन के लिए स्टूडेंट प्लस टीचर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा है वी कैन। ठीक है, हम डेफिनेटली कर सकते हैं। ये मैं आपको पंप अप करने के लिए नहीं बोल रहा, कोई भयंकर बड़ा काम थोड़ी कर रहे हैं, कोई भाई ऐसी प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं कि खुद से रॉकेट बनाकर बेचेंगे। एक एग्ज़ाम को क्लियर करने की बात है। और मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर 7-8 साल हो गए और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। ठीक है, और मेरा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में कि लोग कैसे सीखते हैं। तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है आदमी की, वो स्किल तेज़ हो जाती है। ठीक है, तो हम डेफिनेटली कर लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं, हम कर सकते हैं, इसीलिए कर लेंगे। और अगर आपकी इच्छा हुई, आपको रियल में ये चीज़ चाहिए, तो हम कर भी लेंगे, हम कर सकते हैं और हम कर भी लेंगे। ठीक है, तो इस बात के ऊपर 100% भरोसा रखो कि, क्योंकि कई बार बच्चे ये सोचते हैं, इस चीज़ को बहुत बड़ा हवा बनाकर दिखाया जाता है कि कैसे मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। जो क्लियर कर लेते हैं वो भी ऐसे दिखाते हैं। उतना बड़ा हवा नहीं है, आप मेहनत करोगे तो आपको पता लगेगा डुएबल है। लोग उतनी मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो इसके लिए 2 ही चीज़ें चाहिए, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। नंबर 1 आपको चाहिए है जी एक स्किल सेट, कुछ स्किल्स होनी चाहिए। वो स्किल्स कैसे डेवलप होंगी, उस स्किल के अंदर क्या क्या आता है, कौन सी स्किल होनी चाहिए। नंबर 1 आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो कंसेप्ट्स, जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब उन कंसेप्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिए तो आपको याद करने में ही टाइम लग रहा है, आप उसे स्लो स्लो कर रहे हैं। हम इतनी एनफ प्रैक्टिस कर लें कि वो जल्दी रिकॉग्नाइज हो जाता है क्वेश्चन, और हम उसको जल्दी कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें, ये मत सोचना कि अच्छा मुझे कंसेप्ट डेवलप करने हैं, मुझे प्रैक्टिस करनी है। ये स्किल सेट अपने आप डेवलप हो जाएगा। मैं आपको काम बताऊंगा, आपको काम करते रहो, दैट्स इट। ठीक, तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, उसका रिवीजन करना होता है बार बार। तो बस ये चीज़ें आपको करनी है। आपको क्लासेस अटेंड करनी है, उन्हीं क्लासेस की पीडीएफ को बार बार करना है। ठीक है, और बार बार करने से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन हम कंसेप्ट्स का कैसे रिवीजन करेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बैच के अंदर जहां पर जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं वो चीज़ आपको बताता रहूँगा, उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। ये अपने आप आपका हो जाएगा, आप बातें मानते रहोगे तो। और ये माइंडसेट जो है ये मैं अपने आप सेट कर दूंगा। अगर आपकी स्किल्स ठीक हैं लेकिन आप डरे हुए जा रहे हो एग्ज़ाम के अंदर, आप क्रैक नहीं करोगे। ठीक है, तो सर हमें कैसे जाना चाहिए, ये मैं सेट कर दूंगा। सारी चीज़ें मैं आपके लिए, अगर मुझे पता है कि ये चीज़ चाहिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, तो वो चीज़ कैसे हो सकती है वो भी मैं पता करके लाया हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एवरीथिंग यू नीड इज हेयर। जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, जो भी चीज़ जैसे होनी चाहिए वो उसी तरीके से करवाई जाएगी और वो सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। बस कई बार बच्चे क्या होते हैं कि मैंने पहली क्लास ली और उसके बाद वो ऐसे जज करने लगते हैं कि ये तो टीयर 2 बैच है, इसमें तो ऐसा होना चाहिए, इसमें तो वैसा होना चाहिए। दोस्त, चुपचाप, तुम जज नहीं हो, है, मैं सीधा रूडली बोल रहा हूँ, तुम जज नहीं हो, एस्पिरेंट हो, स्टूडेंट हो, मेरे को इतने साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। चुपचाप एक बार लास्ट क्लास तक चले जाओ उस चैप्टर की, और फिर एक बार ये देखो अब कोई सवाल अटक रहा है कि नहीं। कोई सवाल नहीं अटकेगा, विद इन टाइम होंगे सारे, अगर आपने वो सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करी हैं तो हो ही नहीं सकता कि कोई सवाल अटके। तो बस हमें क्या करना है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दूंगा, 1 स्टेप एट ए टाइम।
एक टाइम पर एक स्टेप आगे बढ़ना है। आपको एक क्लास देखनी है, प्रैक्टिस करनी है, रिलैक्स, फिर अगली क्लास देखनी है, प्रैक्टिस करनी है, रिलैक्स। सारे काम अपने आप होते जाएंगे। मैं चीज़ों को इस ऑर्डर में रखूंगा कि सारे काम हो जाएं। ये मत बोलना कि अरे पूरा चैप्टर करने के बाद ये होएगा वो होएगा। बस आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ, आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ, अपने आप सारे काम हो जाएंगे। वो टेंशन मेरी है, ठीक है। आपको सिर्फ करना है जो हम। तो भाई अब हम देखते हैं कि हम जो टीयर 2 का मैथ्स है वो हम कैसे पढ़ेंगे, क्या मैंने प्लान किया है। देखो, आपको 3 चीज़ें चाहिए फिलहाल, हर एक सब्जेक्ट के लिए 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1, जो सिलेबस है वो आपको दोबारा से कंप्लीट करना है। अब टीयर 1 में एक बार कंप्लीट कर चुके हो, उसको मैक्सिमम टाइम हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन उसको फास्ट कंप्लीट करना है, इस वर्ड के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि 2 महीने से 2.5 महीने हैं। तो इस कारण मैं क्या करूँगा, मैं हो सकता है आपको ज़्यादा कंटेंट दूँ, ठीक है। जनरली स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है टीयर 2 के बैच में कि एग्ज़ाम आ गया और हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर ये प्रॉब्लम होएगी कि सर इतना ज़्यादा कंटेंट दे रहे हो, पिछली बार भी बच्चे बोल रहे थे हमसे देख के नहीं जा रही। बट जैसे न तैसे करके एग्ज़ाम तक आप देख लोगे, मुझे पता है, जो भी देखने वाले बच्चे हैं, और उससे आपका फ़ायदा हो। तो हमें फास्ट सिलेबस कंप्लीट करना है। आप इसको सिलेबस कंप्लीशन बोल लो। कुछ बच्चों के एक आधे कंसेप्ट ऐसे होंगे जो वीक हैं, कुछ के ऐसे होंगे जो एक आधे कंसेप्ट उन्होंने सीखे नहीं हैं, ठीक है। तो कुछ पोर्शन आपका कंप्लीशन हो जाएगा, कुछ का रिवीजन, कुछ की प्रैक्टिस, जो भी है ये सारा काम हमने फास्ट करना है। हमने एक पूरे सिलेबस में से एक बार फास्ट निकलना है। और फास्ट में इस पेस पर निकलूंगा कि अगर आपने प्री जस्ट क्वालिफाई भी कर दिया है तो भी आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपने पहले बढ़िया मेहनत कर रखी है, मैं मैथ्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, है ना, अगर आपने बढ़िया मेहनत कर रखी है तो भी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। जो वीडियोज़ हैं जो मैं बनाऊँगा, आपको कभी भी स्किप नहीं करनी है। आप वीडियोज़ की स्पीड को ऊपर नीचे कर सकते हैं। नीचे तो क्या ही करोगे, अगर आपको स्लो लगे तो आप स्पीड को ऊपर कर लो, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके आया है, फिर भी वो सिलेबस कंप्लीट करना चाह रहा है, बैच में एनरोल कर लिया है, तो स्पीड को दोगुना करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्किप मत करना, कोई भी चीज़ आपको बेसिक लगे तो भी स्किप मत करना, ओके जी। तो पहला स्टेप देख लो। उसके बाद अगला स्टेप, सेक्शनल मॉक टेस्ट देने। अब सेक्शनल मॉक टेस्ट का क्या मतलब है? सेक्शनल मॉक टेस्ट का मतलब है मेरे भाई कि अपने एग्जाम के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर टाइपिंग, ठीक है। तो आप ये मानोगे जनरली इन चीज़ों के ऊपर अपना फोकस होता है स्टूडेंट्स का, इन चीज़ों के ऊपर स्टूडेंट और टीचर्स का, है ना, ठीक है। तो आप ये मानते हो कि एक एग्ज़ाम हम दे रहे हैं जिसके अंदर क्या है, 4 सब्जेक्ट हैं। नहीं, आप 4 एग्ज़ाम दे रहे हो, बस आप वो बैक टू बैक दे रहे हो, रियलिटी ये है, ठीक है। तो अगर हम 4 एग्ज़ाम बैक टू बैक दे रहे हैं तो हम हर एक एग्ज़ाम के लिए, भले ही ये दोनों एग्ज़ाम हमें इकट्ठे 60 मिनट मिले हैं इन दोनों एग्ज़ाम को देने के लिए, बट हम इस एग्ज़ाम के लिए अलग से प्रिपेयर करेंगे खुद को, इस एग्ज़ाम के लिए अलग से प्रिपेयर करेंगे, इस एग्ज़ाम के लिए अलग से प्रिपेयर करेंगे, इस एग्ज़ाम के लिए अलग से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम पूरा मॉक टेस्ट देने के बजाय हम सिर्फ सेक्शनल टेस्ट देंगे। हम सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे मैथ का, ये 30 क्वेश्चंस का। हम इसके अंदर बेहतर करने की सोचेंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे, इसके अंदर हम स्ट्रेटेजी लगाएंगे। सर स्ट्रेटेजी कैसे लगाएंगे, वो मैं जब वीकली मॉक टेस्ट आपसे डिस्कस करूंगा तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। मोटी मोटी मैं यहाँ पर भी डिस्कस कर दूंगा। ऐसे ही हम रीजनिंग को ठीक करेंगे, अलग से ठीक करेंगे, अलग से रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट देंगे। सर इससे फ़ायदा क्या होता है मेरे दोस्त? इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आप पूरा मॉक टेस्ट देते हो तो आप एक दिन में एक ही मॉक टेस्ट दे पाओगे या 2 मॉक टेस्ट दे पाओगे। तो एक सब्जेक्ट को आप 1 या 2 बार ही एनालाइज कर पाओगे। और जब आप सिलेबस पूरा कर चुके होते हो तो एनालिसिस ही मार्क्स बढ़वाती है। जो आपके वीक एरियाज हैं उनके ऊपर जब हम फोकस करते हैं तो ही मार्क्स बढ़ते हैं। अगर मान लो आपने सिलेबस पूरा कर लिया है और आपके 100% में से 80% मार्क आ रहे हैं, तो उस 20% को बढ़ाना मुश्किल क्यों है पता है? क्योंकि ये ढूंढना मुश्किल है कि भैया प्रॉब्लम कहाँ पर है। और वो प्रॉब्लम कैसे मिलती है? जब हम एक ही चीज़ को बार बार टेस्ट के थ्रू गुजारते हैं, बार बार मॉक टेस्ट देते हैं और एनालाइज करते हैं। तो इसी कारण जब आप सेक्शनल टेस्ट दोगे तो आप एक दिन में मैथ के 4 से 5 सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो, आप 6 सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो, 30-30 क्वेश्चन के दे ही सकते हो, ठीक है। तो आपकी 6 बार एनालिसिस हो जाएगी, तो आप पैटर्न को पकड़ पाओगे कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन फंस रहे हैं,
ये टॉपिक मेरा वीक है, ये कंसेप्ट मेरा वीक है, मैं सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं तुक्के बहुत ज़्यादा मार रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, ज़्यादा एनालिसिस होगा, तो हम वीक पॉइंट को पकड़ पाएंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे। अगर आप अलग अलग सेक्शनल टेस्ट के अंदर बढ़िया परफॉर्म कर पाए तो फिर इनको मर्ज करके भी बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे, टेंशन नहीं लेनी। लास्ट के 1 मंथ में हम फिर फुल मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो सर सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे कहाँ पर, ये सब लोग तो फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं अपनी अपनी वेबसाइट पर, तो भाई देखो, एक तो मैंने जो E1 की ऐप है वहाँ पर कुछ टेस्ट दे रखे हैं, अगर आपने वो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करे हैं अब तक तो वहाँ से आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। कैसे? E1 की ऐप से कर लो या कहीं और से कर लो, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मान लो आपको टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल ले लें, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इनका टेस्ट मिला है, ओके, और कंप्यूटर का टेस्ट भी आप लोगों को देते हैं। तो आपने करना क्या है, आप सिर्फ मैथ का टेस्ट अटेम्प्ट करो और इसको सबमिट कर दो। ऐसा पास ले लेना जहां पर भी लो, जब आप बार बार री अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, और जो E1 की ऐप है उसमें मैंने बार बार री अटेम्प्ट का ऑप्शन दे रखा है। सिर्फ मैथ को अटेम्प्ट करो, सबमिट कर दो। फिर जो मॉक 2 है सिर्फ मैथ को अटेम्प्ट करो, सबमिट कर दो। फिर आप बोलोगे सर ये मॉक टेस्ट तो खराब हो गया। नहीं, जब आपको रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट देने हैं तो इसी मॉक टेस्ट के अंदर सिर्फ रीजनिंग को अटेम्प्ट करो, सबमिट कर दो। अगले मॉक टेस्ट के अंदर सिर्फ रीजनिंग को अटेम्प्ट करो, सबमिट कर दो। जब आपको इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट देने हैं तो इंग्लिश को अटेम्प्ट करो, सबमिट कर दो। कहानी समझ गए? ऐसे करके आप उनको यूज कर लोगे एज ए सेक्शनल टेस्ट, उन्होंने दे रखे हो या ना दे रखे हो वेबसाइट में। आजकल टेक्स्ट बुक और ओनली बोर्ड है, ये बच्चे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, आपका दिल करे आप वहीं से ले लेना जो आपको ठीक लगे। क्लियर है? तो सेक्शनल टेस्ट की कहानी समझ में आ गई बात। तो एक तो हमने क्या करना है मेरे भाई, एक तो हमने सिलेबस को कंप्लीट करना है बहुत फास्ट। ठीक, ये मैं करवाऊंगा बैच के अंदर। दूसरा, आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं जिससे आपकी टाइमिंग इंप्रूव होगी। एक तो टाइमिंग इंप्रूव होने का क्या मतलब है कि आप उतने ही टाइम के अंदर आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, आप उतने टाइम के अंदर बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे। ठीक, नेक्स्ट, अब आपने अटेम्प्ट कैसे करने हैं वो भी मैं बता देता हूँ, चलो बाद में बताएंगे, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पर आएंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट, वीक पॉइंट्स की आप एनालिसिस कर पाओगे, वीक पॉइंट्स को आप ढूंढ पाओगे। अब वीक पॉइंट्स को कैसे ढूंढते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, कहाँ पर है, हाउ टू एनालाइज मॉक्स। मॉक्स को एनालाइज करने का एक तरीका होता है। ठीक है, मॉक को एनालाइज करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये गलती है और इस गलती का ये सॉल्यूशन है। तो ये काफ़ी मतलब बढ़िया प्रॉब्लम है, काफ़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो इसके लिए एक वीडियो बना रखी है, गारंटीड प्लान टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक टेस्ट फॉर SSC CGL CHSL। ये अगर आप लिखोगे तो इस तरह की वीडियो यूट्यूब के ऊपर आएगी, आप देख लेना। ठीक है, सिर्फ 21 मिनट की वीडियो है, अगले 5 मॉक्स में बढ़ जाएंगे मार्क्स। तो ये मतलब ऐसे ही नहीं लिखा, डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, ऐसे आपने एनालाइज करना है। ठीक है, ओके। तो दूसरा काम सेक्शनल मॉक का करना है हमने। सर सेक्शनल मॉक कैसे दें? मान लो किसी दिन मैथ के 3-4 दे लिए, उनके ऊपर हमने एनालाइज कर लिया, ये प्रॉब्लम हो सकता है, अगले दिन फिर से मैथ के दे लिए, एनालाइज कर लिया, उन चीज़ों के ऊपर आप काम करने लगे, फिर आपने 2-3 दिन रीजनिंग के दे लिए, फिर कभी इंग्लिश के दे लिए। समझ में आ रही है बात? ऐसे सेक्शनल टेस्ट देने हैं, जब एक सब्जेक्ट के दो तो इकट्ठे धड़ाधड़ दो, 2 या 3 दिन इकट्ठे धड़ाधड़ दो, वहाँ से गलतियाँ ऑब्जर्व करो और कर लो। अगर आप बोलो सर मैं उस सब्जेक्ट के टच में भी रहना चाह रहा हूँ, तो चलो एक मैथ का दे लो, फिर बाकी रीजनिंग के दे लो सारे, जिस दिन रीजनिंग के देने। अपने अकॉर्डिंग इस स्ट्रेटेजी को आप ट्वीक करेंगे, चेंज करेंगे। जो तीसरी चीज़ हमने करनी है वो है डेली नोट्स राइटिंग। रोज़ के रोज़ आपने नोट्स लिखने हैं, आधा मैथ आपने लिख देना है एक दिन में। एक दिन अरिथमेटिक लिखोगे, एक दिन एडवांस मैथ लिखोगे, एक दिन अरिथमेटिक मैथ लिखोगे, एक दिन एडवांस मैथ लिखोगे। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये 1 घंटे में। जैसे आज आप 1 घंटे में अरिथमेटिक मैथ्स लिख दोगे, उसके बाद अपने दिन का काम करते रहो। अब आपको लगेगा सर हम अरिथमेटिक मैथ्स कैसे लिख सकते हैं? देखो, ऐप के अंदर मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं और वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते। कई बार बच्चे बोलते हैं अजीब अजीब तरह की गंदी गंदी बातें भी बोलते हैं ताकि वो मेरे को उकसा दें कि मैं उनको डाउनलोड करने का फीचर दे दूं। नहीं, मैं आपसे हाथ से ही लिखवाऊंगा।
ये नहीं चाहता, वो नहीं चाहता, इसलिए नहीं दे रहा। मैं तो हाथ से लिखवाऊंगा आपसे नोट्स, सीधी बात है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, जो हैंड रिटन नोट्स हैं आप ऐप के अंदर सिर्फ उनको देख पाओगे, तो आपने खुद लिखना है। एक बार तो आपको खुद लिखना पड़ेगा, पूरे मैथ्स में से गो थ्रू होना पड़ेगा। आपको कब लिखना है, जब आप एक बार वो टॉपिक कर चुके हो, उसके बाद आपने लिखना है खुद। तो क्या होएगा, या तो आप पहले लिख लो, बिकॉज आप टीयर 1 में जो है वो कर ही चुके हो मैथ्स है। तो आपने करना क्या है, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, अभी लिखने का झंझट नहीं पालना चाह रहे, तो जो डेली नोट्स लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे अलजेब्रा का एग्जाम्पल ले लें, तो आपको सिर्फ लिखने हैं कंसेप्ट्स, और कंसेप्ट्स भी लिखने हैं रफ राइटिंग में, और उस पेज को फेंक देना है डस्टबिन के अंदर, उसको अपने पास रखना नहीं है। जैसे अगर मैं अलजेब्रा के नोट्स आप देखोगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे यार, सबसे पहले अलजेब्रा के अंदर आते हैं दो वेरिएबल के अंदर स्क्वायर वाली क्वांटिटी, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। एक तो ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं पहली और दूसरी आइडेंटिटी को जोड़ देता हूं तो मेरे पास आता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं प्लस वाली आइडेंटिटी में से माइनस वाली घटा दूं तो मेरे पास आता है 4ab, ठीक है। और उसके बाद एग्जामिनर जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक कंसेप्ट होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने हैंड रिटन नोट्स में ये सब लिख रखा है। तो मैं बोल क्या रहा हूं, आप रफ में लिखेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं पढ़ लूं मैं। जब आप पढ़ोगे तो आप इन्वॉल्व उतने अच्छे से नहीं हो रहे। जब आप लिखते हो तो आपका दिमाग भी इन्वॉल्व हो रहा है और वो उस फॉर्मूले की वर्किंग में से जा रहा है। उससे क्या फायदा होएगा सर, उससे वो जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाएगा। जैसे ही क्वेश्चन उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपको दिखेगा, तुरंत पहचान जाओगे अरे ये तो वहां से है, ठीक है। तो ऐसे आप 45 मिनट्स टू 1 आवर में आप वो कर सकते हो, सारे नोट्स को लिख सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो आपने करना क्या है, आपने एक दिन अरिथमेटिक लिखना है। ऐसे ही हो सकता है स्टार्टिंग में आप अरिथमेटिक भी हाफ लिख पाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन में अरिथमेटिक लिख लेना, अगले 2 दिन में एडवांस मैथ लिख लेना। बाकी सब्जेक्ट के साथ भी ऐसा किया जा सकता है, एक आधे सब्जेक्ट के साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक है डेली नोट्स राइटिंग, ठीक है। हो सकता है आप 1 घंटे में ना लिख पाओ पहले दिन अरिथमेटिक, आप 1/3 ही अरिथमेटिक लिख पाओ, तो कोई नहीं, स्लोली आप उसकी तरफ बढ़ो, धीरे धीरे हम उस काम को कर लेंगे, ठीक है। तो ये काम हम हर एक सब्जेक्ट में करेंगे, बाकी सब्जेक्ट में भी गाइड करूंगा और उसको हम मर्ज कर देंगे। फिर ये काम करके हम एक सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट में परफॉर्म करेंगे, उस परफॉर्मेंस को लास्ट 1 महीने में मर्ज कर देंगे, पूरा टेस्ट देने लग जाएंगे। अब ये काम मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करवाऊंगा आपको, वो डिस्कस कर लेते हैं, अपना स्टडी प्लान। देखो, सबसे पहले मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको करवाऊंगा। मैं बच्चों से कल डिस्कस कर रहा था टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना किसी ने अगर नहीं किया है ज्वाइन, ठीक है। जहाँ पर आपके बैच की वीडियोस मिल रही हैं वहीं पर एक टेलीग्राम का ऑप्शन भी मिलेगा ऐप के अंदर, ध्यान से देखोगे तो, ठीक है, अपने आप ही मिल जाएगा, टीम से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, सिलेबस के अंदर प्रोबेबिलिटी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इज इनकम्प्लीट विदाउट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी के अंदर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को यूज करके ही जनरली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसने ये लिखा है टीयर 2 के सिलेबस में, बट ये करवाना जरूरी है। तो सबसे पहले, आज तारीख कितनी है मैं ये देख लेता हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ तो 29 तारीख है। तो कल आपके पास ये जो कल आपके पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की 2 वीडियोज आ जाएंगी। अगले दिन फिर 2 वीडियोज आएंगी। जो डिटेल में शेड्यूल है वो मैं कहाँ पर शेयर करूंगा, वो मैं शेयर करूंगा वीकली कैलेंडर में शेयर करूंगा टेलीग्राम के ऊपर, जो अपना टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पर वीकली कैलेंडर शेयर होएगा, ठीक। जो प्राइवेट ग्रुप है, जो सिर्फ पेड यूजर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप के अंदर जाओगे, कोर्स के अंदर घुसोगे तो आपको टेलीग्राम का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है भाई। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करवाऊंगा, फिर कुछ दिनों में प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी, ऐसे ही रोज की 2 वीडियोस, फिर स्टैटिस्टिक्स करवाऊंगा, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये मैं देख लूंगा, मे बी पहले करवा दूं कोऑर्डिनेट, या हो सकता है बाद में करवा दूं। तो ये टॉपिक मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो जनरली आप टीयर 1 में नहीं पढ़ते हो, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो इनको एंड में छोड़ने की बजाय क्यों नहीं पहले ही निपटा दें, और जो मॉक टेस्ट हैं उनमें आपके पहले ही मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे।
है ना। तो इनको हम पहले निपटाएंगे, फिर उसके बाद अपने पास जो एडवांस मैथ्स है इसका कंटेंट सारा अवेलेबल है, जो इससे पहले जो टीयर 2 बैच हुआ है, और वो हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, कुछ दिन पहले ही हुआ है, कुछ महीने पहले ही हुआ है। तो उसके बाद इतने खास तो पेपर भी नहीं हुए हैं, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट ही कंसिडर होएगा। तो इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे, अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो इतने टाइम में सिलेबस पूरा नहीं होएगा। तो मेन अपना पर्पस क्या है, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना, ठीक है, मिनिमम टाइम में। तो एडवांस मैथ्स के उसी पोर्शन को यूज करेंगे, और अरिथमेटिक की जो वीडियोज हैं वो मैं फ्रेश रिकॉर्ड करूंगा। कई बच्चे ये बोल रहे थे कि हमें तो यही चाहिए, हमें तो पुराना टीयर 2 ही चाहिए, मैंने बनाया है वो कोर्स तो मैं और अच्छा भी बना सकता हूँ। क्या बात कर रहे हो, मेरे को पता है कहाँ कहाँ पर उसमें और इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए दी बेस्ट कंटेंट दूंगा मैं ईमानदारी से। बस आपकी कमी रहेगी, अब अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ूंगा, और गाइडेंस भी पूरी दूंगा, आपको क्या करना है इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। तो एक चैप्टर हम करेंगे एडवांस का, एक क्लास नहीं कि क्लास एक इसके लिए एक क्लास इसके, ऐसे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक चैप्टर हम करेंगे एडवांस मैथ का, ये पूरा होने के बाद, और एक चैप्टर फिर उसके बाद कर देंगे अरिथमेटिक का, फिर एक चैप्टर एडवांस का, एक अरिथमेटिक का, एक एडवांस का, एक अरिथमेटिक का, ऐसे हम करेंगे, ठीक है। और रोज ये हम ऑल्टरनेट करेंगे, ये इसके लिए लिखा है ये मैंने। और 2 क्लासेस डेली होंगी, 2 क्लासेस, रोज की 2 वीडियो पढ़ेंगी 1 से 1.5 घंटे के बीच की। उन वीडियोस के अंदर जो QRP है वो काउंट नहीं होएगा, वो एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो रोज की 2 क्लासेस पढ़ेंगी भाई। ये थोड़ा सा हैवी होएगा क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं, बट कोई नहीं। और 5.5 डेज, तो 6 डेज भी नहीं पढ़ेंगी, 5 दिन भी नहीं पढ़ेंगी, क्योंकि छठे दिन शनिवार के दिन क्या होएगा, आपका एक मॉक टेस्ट डिस्कस होएगा। तो वीडियोस तो रोज की 2 ही पढ़ेंगी, कंटेंट की वीडियो छठे दिन शनिवार वाले दिन कंटेंट की वीडियो नहीं डलेगी, जो दूसरी वीडियो डलेगी वो डलेगी अपनी एक मॉक टेस्ट डिस्कशन की, ताकि आप स्टार्टिंग में ही कैसे अटेम्प्ट करना है ये चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा पाऊँ। आपके सामने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूँगा स्टूडेंट वाली अंडरस्टैंडिंग के साथ, ताकि स्टार्टिंग से ही वो स्ट्रेटजी बिल्डअप हो पाए, ठीक है। फिर एग्जाम टाइम के पास हम क्या करेंगे, अगर इफ़ टाइम अलाउड, क्या पता 2.5 महीने में ही तुरंत आ जाए, हम ये ना कर पाए, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर इससे 5-6 दिन, कुछ दिन भी एक्स्ट्रा हो गए, अगर मान लो 10 ही दिन एक्स्ट्रा हुए, तो मैं रोज एक मॉक डिस्कस कर दूंगा। अगर 1 महीना एक्स्ट्रा हुआ इससे, तो मैं ऑल्टरनेट डे पर एक मॉक डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो मिनिमम 10 से 15 मॉक डिस्कस करने की मैं कोशिश करूंगा, वो टाइम के ऊपर, SSC के ऊपर डिपेंड करता है। तो समझ में आ गई बात, यहाँ पर हम कैसे काम करेंगे, ये आपको कैसे करना है। अब इसी चीज़ को दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर लगा कर देखें। देखो, तो सबसे पहले तो ये चीज़ एक बता देते हैं, देखो चलो पहले दूसरा काम करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर लगा कर देखते हैं इसी चीज़ को। जैसे रीजनिंग है, तो रीजनिंग के अंदर भी आप ये सारा काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि सिलेबस को जल्दी जल्दी आप कंप्लीट कर लो। इसके लिए जो टीयर 2 का बैच है कमल सर ने लॉन्च किया है, मैं वो आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। आपको खुद ही पता है यूट्यूब के ऊपर वो पढ़ाते हैं, तो किस तरीके से पढ़ाते हैं आपने वहाँ पर देखा होगा, और जनरली मैक्सिमम बच्चों ने वहाँ पर भी एनरोल कर लिया है। तो सेम काम जैसे मैं मैथ के अंदर करूँगा वो रीजनिंग के अंदर करवाने वाले हैं, तो ये काम आपका हो जाएगा। फिर सेक्शनल टेस्ट आपने ऐसे ही देने हैं, रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट थोड़े से ज़्यादा दे सकते हो जिस दिन दोगे, जैसे मैथ के मैंने बोला था 2-3 दिन सिर्फ मैथ के दो, सिर्फ रीजनिंग के दो। और सेम चीज़ें डेली नोट्स राइटिंग रीजनिंग के ऊपर उतना लागू नहीं होता है, लेकिन रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स के अंदर लागू होता है, कुछ चैप्टर्स के ऊपर लागू होता है, जैसे कैलेंडर वगैरह के कंसेप्ट कर लिए आपने, ठीक है। तो पूरी रीजनिंग के अब भाई पेपर कटिंग के क्या ही मतलब नोट्स लिखोगे, है ना। तो जो भी कंसेप्ट्स आपने लिख रखे हैं, जो भी नोट्स बना रखे हैं, वो एक दिन में क्या आज मैं सिर्फ रीजनिंग वाले रिवाइज कर लूंगा या मैं लिख लूंगा, लिखना बेस्ट रहता है, फिर उसको फेंक दो। रफ में तेज तेज लिखना है, दिमाग में सारी वर्किंग दौड़ानी है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप अरिथमेटिक लिखोगे फिर एडवांस लिखोगे, अगले दिन फिर अरिथमेटिक का नंबर नहीं आएगा, फिर हो सकता है रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स आपने लिख लिए, फिर इंग्लिश की ग्रामर के जो रूल्स हैं वो आपने रिवाइज कर लिए हैं, फास्ट देख लिए, ये है वो है ये है वो है, 1 घंटा लगेगा, पूरी ग्रामर में से आप निकल गए, ऐसे। क्लियर है भाई। तो हर सब्जेक्ट के ऊपर ये अलग अलग तरीके से लागू होएगा ये चीज़। तो ये आप या तो खुद कर लो जिस तरीके से आपने टीयर 1 में करा था, या कमल सर का बैच ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है भाई। जो टीयर 2 के बैचेज हैं उनकी फीस हमने इतनी कम इसीलिए रखी है कि किसी बच्चे को अफोर्डेबिलिटी की परेशानी ना हो।
रीजनिंग के बैच की मेरे ख्याल 399 फीस रख रखी। देन नेक्स्ट कंप्यूटर। तो पहले 2 सब्जेक्ट तो ये मैंने लिखे हैं जिनके जो बैचेज हैं वो हमने लॉन्च किए हैं। जो कंप्यूटर है उसके अंदर तो सिंपली आपको करना क्या है, इसमें फास्ट रिवीजन भी नहीं करना, आपको बस थ्योरी की क्लासेस देखनी है। ये कंप्यूटर का जो टियर 2 बैच है वो भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा 99 रुपीज़ में, इसलिए लॉन्च कर रखा है ताकि अफोर्डेबिलिटी की दिक्कत ना हो, बच्चा अफोर्ड कर पाए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स लालच नहीं करते एजुकेशन में इन्वेस्ट करने में। आपको याद हो आपके स्कूल की फीस भी कितनी कितनी उन्होंने भरी, बट बच्चे के हाथ में एकदम से डिसीजन आता है तो पिज्ज़ा तो खा आएगा, एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो मैं ये नहीं चाह रहा था कि टियर 2 के वक्त एटलीस्ट उसे मैं ये लूँ या ना लूँ, और इस कारण क्या होगा, मेहनत बेकार चली जाएगी, उम्मीद टूट जाएगी बच्चों की कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा। तो इसीलिए जानबूझ के इतनी कम रखी है, ठीक है भाई। अदरवाइज इसमें तो सर्वर कॉस्ट और लाइटनिंग कॉस्ट भी नहीं निकलेगी जितने का बिल आ जाता है एसी और लाइट का, ठीक है। तो कंप्यूटर में तो सेक्शनल टेस्ट वगैरह या डेली नोट्स राइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बैच है उसी को आप बार बार करते रहो, उसी के नोट्स को रिवाइज करते रहो, दैट विल बी मोर देन एनफ। एक बार भी देख लोगे तो मोर देन एनफ, उसके बाद सिर्फ नोट्स के ऊपर नज़र मार लो, ओके। देन इंग्लिश जो है, इंग्लिश में अगेन फास्ट सिलेबस कंप्लीशन आप वहाँ से भी कर सकते हो जहाँ से आपने टियर 1 में किया है। अपने यहाँ पर फिलहाल इंग्लिश का बैच लॉन्च नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको कुछ टीचर्स सजेस्ट कर देता हूँ। अमन वशिष्ठ सर हैं, और सर का हाँ एक तरुण ग्रोवर सर हैं, और एक रानी मैम हैं, आप इन टीचर्स को जानते होंगे। तो जिनसे आपकी ट्यूनिंग बढ़िया बैठती है आप वहाँ पर जाके तैयारी कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर भी बैच के अंदर भी, ठीक है भाई। तो इंग्लिश को 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। इंग्लिश के अंदर एक तो है आपकी ग्रामर, और एक है आपकी रीडिंग या फिर लैंग्वेज का यूसेज। लैंग्वेज का यूसेज यानी कि जिसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, जिसके अंदर जम्बल्ड आते हैं, जिसके अंदर क्लोज टेस्ट आते हैं, जिसके अंदर इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन आता है, और एक तीसरा पोर्शन है वोकैब। तो ये जो ग्रामर का पोर्शन है, जैसे जब आप सेक्शनल टेस्ट दोगे, जब आप सेक्शनल मॉक दोगे, तो वोकैब तो आपके हाथ में इतनी नहीं है, वोकैब को तो क्या ही एनालाइज करोगे। जब भी नई वोकैब आएगी आपको वो अपनी वोकैब के अंदर ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट देते वक्त आपको एक्चुअल फायदा यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आप एनालाइज कर पाओगे कि भैया मेरी कहाँ पर कमी है, आरसी में कमी है, जम्बल्ड में कमी है, और आरसी भी आपको पता है टियर 2 के अंदर 3 आएंगे। तो ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है, जहाँ से आपने पहले सिलेबस किया टियर 1 का, वहाँ से भी आप कर सकते हो, चाहे अपने ऐप के बैच से किया हो, कहीं से भी किया हो, यूट्यूब से किया हो, ठीक है। और ग्रामर वाले पोर्शन के हम डेली नोट्स भी लिख सकते हैं, या फिर डेली नोट्स लिखे नहीं, क्योंकि हर एक रूल तो मेरे को नहीं लगता आप लिख पाओगे। अगर लिख पाओगे, वो इंग्लिश है थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, मैथ में तो गचपच मार लेते हैं, ठीक है। तो आप एटलीस्ट इनको एक बार अपनी बुक जहाँ पर आपने हाईलाइट कर रखे हैं वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। तो एक दिन अरिथमेटिक का नंबर, एक दिन एडवांस का नंबर, एक दिन रीजनिंग का नंबर, एक दिन इंग्लिश की ग्रामर का नंबर, ऐसे आप सेट कर सकते हो, जो डेली सब्जेक्ट रिवीजन का जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। सिर्फ ग्रामर रिवाइज होएगी, यूसेज और वोकैब रिवाइज नहीं होंगे। वोकैब आपको डेली बेसिस पर करनी पड़ेगी, रोज के 20-50 जितने भी वर्ड हैं ऐसे रेगुलर यूज में आपको लानी पड़ेगी, और यूसेज है ये भी आपको डेली करना पड़ेगा। कहीं बैच में ज्वाइन करोगे तो बात खत्म हो ही गई। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आरसी जम्बल्ड, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनके सारे कर सकते हो। जो किरण की बुक आती है, कोई भी बुक आती है जिसके अंदर ये चैप्टर वाइज गिवन होते हैं। रोज, ये रोज करने की चीज़ है मेरे भाई, रोज जम्बल्ड करने की चीज़ है। ये नहीं है कि कुछ दिनों में, मतलब हफ्ते में एक बार कर लिया, ये रोज करने की। एक दिन ये कर लो, एक दिन ये, एक दिन ये। तो ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये आप अपनी तैयारी के अंदर इंक्लूड करोगे। हर एक बच्चा अलग अलग लेवल पर है, तो इनमें से कुछ बातें आप इंक्लूड करोगे, कुछ बातें हो सकता है आप अपने लेवल पर छोड़ भी दो कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी जीके है, जैसे जीके के अंदर आप क्या कर सकते हो, जीके के अंदर आपने एक बार अगर सिलेबस कर लिया, अच्छे से सिलेबस कर लिया, उसी सिलेबस को जिस बुक से आपने किया है उसी बुक से आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो रिवाइज कर सकते हो, प्लस बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि जीके का सिलेबस ऐसा नहीं है कि एक जगह से ही आपको सारी नॉलेज हो जाएगी, वास्ट बहुत ज़्यादा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं किरण के 11,000 या 12,000 की एक बुक, इतने रुपए की नहीं, इतने क्वेश्चन की बुक आती है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर 11,000 क्वेश्चन करेंगे, अरे नहीं, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है।
तो आपने करना क्या है, आपने मान लो एक दिन पॉलिटी कर ली, एक दिन ज्योग्राफी कर ली, एक दिन हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, या फिर आपने मिक्स कर लिए कि रोज एक दिन में 30 पॉलिटी के, 30 ज्योग्राफी के, 30 हिस्ट्री के हैं, 30 इकोनॉमिक्स के, फिर अगले दिन फिर अगले 30 कर लिए। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि पॉलिटी के अंदर भी क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। सेम क्वेश्चन जब बार बार आएगा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो क्वेश्चन ज़्यादा बार आता है उसका ज़्यादा रिवीजन होगा। तो एक हिसाब से बहुत ही बढ़िया तैयारी हो जाएगी। जो चीज़ ज़्यादा बार पूछी जाती है वो आपने ज़्यादा बार पढ़ ली, जो कम बार पूछी जाती है वो कम बार उसके ऊपर एफर्ट लगाया। ठीक है, तो जीके के अंदर ये आप कर सकते हो। इस बुक को जितनी बार आप कर पाओ, आधी बार कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लगो इसके ऊपर। ठीक, ये मैंने पहले भी सारी चीजें बताई हैं। जीके के अंदर सेक्शनल मॉक टेस्ट से बहुत ज्यादा कुछ फायदा होगा नहीं है? उसमें क्या ही टाइमिंग इंप्रूव करोगे, पहले ही कम टाइम लगती है। वीक पॉइंट एनालिसिस आप एक बार सिलेबस कर लेते हो तो फिर वो क्वेश्चन के ऊपर वीक पॉइंट नहीं होता, उसमें वीक क्वेश्चन होता है आपका। ठीक है, डेली नोट्स राइटिंग भी हम उसके अंदर नहीं कर सकते। अब जो टाइपिंग वाला पोर्शन है दोस्त, टाइपिंग वाले पोर्शन में बच्चे इसको लाइटली लेते हैं और हर साल लेंगे, सैकड़ों बच्चे लेंगे और इसके अंदर निकलेंगे भी। ठीक है, तो इसको आप लाइटली मत लेना, कंप्यूटर को और टाइपिंग को। ठीक है, क्योंकि ये आपका सिलेक्शन रोक सकते हैं। कोई चीज़ आपको सिलेक्शन दिला सकती है, कोई रोक सकती है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होगी। तो आपने करना क्या है, आपने डेली इसको 15 मिनट देने हैं मेरे भाई, बस खत्म बात। एक सेक्शन लगाया, 15 मिनट टाइपिंग करी, दैट्स इट। अगर आपकी टाइपिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो डेली 2 बार 15 मिनट दे लो, क्योंकि जब एग्जाम पास आएगा, बच्चे करते क्या है कि मैं बाद में करूंगा, तब आपके दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर होगा। तब अगर ये सब्जेक्ट आपसे छूटे ना, फिर आप ज़्यादा प्रेशर में आओगे कि टाइपिंग भी नहीं हो रही और ये सब्जेक्ट भी छूट रहे हैं। तो स्टार्टिंग में 2 सेशन मार लो इसके। जब आपकी स्पीड आ जाएगी 27 वर्ड पर मिनट के आसपास, 30 के आसपास की स्पीड आप बना लो यहाँ पर। जब वहाँ पर आ जाएगी तो रोज़ का एक मारते रहो। ये सारी प्रैक्टिस की बात है, उंगलियों को जंग लगेगा तो फिर स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो भाई अब हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये वीडियो जितनी मैं सोच रहा था उससे लंबी बन रही है, बट कोई नहीं, ज़रूरी है। देखो, अपने पास ये सारे सब्जेक्ट हैं, इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश जो हैं ये आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई इनके अंदर हम 90% के अप्रोक्स हम लेकर जा सकते हैं अपने स्कोर को, और लेकर जाना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। जीके के अंदर 90% के अप्रोक्स नहीं लेकर आप जा सकते। अगर आप लेकर भी गए हैं तो एक मॉक टेस्ट में ले जाओगे, अगले में फंस जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला अपना स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है जो हमने करना है कि इनके अंदर 90% के करीब आपने पहुंचाना है। हो सकता है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, कि इसमें आप 90% पहुंचा चुके हो, इसके अंदर आप 80% पर ही गए हो, इसके अंदर आप 70% पर ही गए हो। मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो उस वक्त आपको ये जान जाना चाहिए कि मैं इस पोर्शन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाऊं, इसके थोड़े से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट दूं, और मैं ये देखूं कमी कहाँ पर है, और जहाँ पर कमी है उसको पूरा करूं, और इसको एटलीस्ट 90% तक ले जाऊं, इसको भी 90% तक ले जाऊं। ठीक है, क्लियर है? और उसके बाद क्या है, जब आप सबको 90% के करीब लेकर जा चुके होते हैं तो इनके सेक्शनल टेस्ट देते रहो, कमी पता करने की कोशिश करते रहो, और साथ के साथ में जो सिलेबस का रिवीजन है, मान लो कोई बच्चा मैथ्स में हर बार 95% प्लस स्कोर कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है उसको बैच की इतनी ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर मान लो वो चाह रहा है कि मैं तो फिर भी एक बार सिलेबस को रिवाइज करना चाह रहा हूँ, मेरे हालांकि फुल के करीब आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है सिलेबस को रिवाइज करने में। जितनी बार आप सिलेबस को रिवाइज करोगे उतने ही बेटर होगे। मैं आज तक इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो आप करोगे क्या, आप 2x पर देखोगे, फिर वीडियोस को 2.5x पर देखोगे आप वीडियोस पर, तो जितना भी आप समझ पाओ आप जल्दी उस सिलेबस में से गुजर जाओगे। ठीक है, तो ये चीजें अपने अकॉर्डिंग चेंज करनी है आपको। अब रही बात इनके बाद जो सेकंड स्टेप है, अब जीके का ये नहीं मैं बोल रहा सिलेबस पूरा नहीं करना, सिलेबस तो सबका पूरा करना ही है। ठीक है, सिलेबस आप पूरा कर चुके हो, टियर 1 क्लियर करोगे तो। दूसरी चीज ये है कि भाई साहब इसका एक बार सिलेबस कर लेना, क्योंकि एक बार सिलेबस करना है, इसके अंदर आप इन हो जाओगे। बाकियों पर उतना टाइम दिया, उनमें इतनी इंप्रूवमेंट नहीं होगी, आपको इन या आउट करा देगा सीधा।
ठीक है। और इस भाई के ऊपर भी डेली आपने टाइम देना है, नहीं तो ये आपको आउट करा देंगे। अब मान लो आपके ये भी ठीक ठाक हैं, आपने ये भी ठीक ठाक लेकर आप चले गए। अब यहाँ पर अब मैं 90% मैंने मोटा मोटा बोला, आप इसमें 100% 100% 100% भी ले सकते हो भाई, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं। इसमें वोकैब आपको दिक्कत करेगी, इसमें एक दो क्वेश्चन दिक्कत कर सकते हैं सीरीज और एनालॉजी के, इसमें एक आधे क्वेश्चन दिक्कत कर सकते हैं। 95% के अप्रोक्स आप कर सकते हो और फुल भी कर सकते हो। मैं आपको समझा रहा हूँ, मेन बात पर फोकस करना, इन नंबर्स पर मत अटक जाना, ठीक है। फिर हमारी रैंक को इंप्रूव करेगी जीके, ये चीजें हमें सिलेक्शन दिलाएंगी। इन चीजों के बिना हमें सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ये तो हमें क्वालिफाई एलिजिबल, ये जो चीजें हैं ये सिलेक्शन नहीं, ये हमें एलिजिबल बनाती हैं। ये बढ़िया वर्ड है। इनके बिना हम योग्य ही नहीं है उस जॉब के, वो हमें कंसीडर ही नहीं करेंगे। बाकी जगह हम कुछ भी कर लें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसएससी में पास होने के लिए मैथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है या ग्रेजुएट होना ज़्यादा ज़रूरी है? ग्रेजुएट होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ की देखी जाएगी, बिना ग्रेजुएशन के तो वो कंसीडर भी नहीं करेगा। तो ये एलिजिबिलिटी के लिए, तो इसको सीरियसली लेना है। अब आपको रैंक इंप्रूव करनी है, तो इसमें अगर आपके 95% है तो इसमें 5% और लाकर रैंक इंप्रूव नहीं होगी। फिर आप इसके ऊपर ज़्यादा टाइम डिवोट करोगे। जीके के ऊपर ज़्यादा टाइम कब डिवोट करते हैं? जब ये ऑलमोस्ट परफेक्ट हो चुके हैं, तब तक जीके अगर अपनी 50%, 40 to 50% भी मार्क्स आ रहे हैं, दैट इज ओके, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मार्क्स बढ़ाने के लिए भयंकर एफर्ट लगेगा, पूरी पीएचडी करनी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस समझ गए भाई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाई अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। तो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको वीकली मॉक टेस्ट करवाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मोटी मोटी मैं बात बता देता हूँ। जैसे ही आप कंप्यूटर खोलोगे एग्जाम के अंदर, आपको ये दो सब्जेक्ट दिखेंगे, रीजनिंग और मैथ। 1 घंटा होगा, ये दोनों सब्जेक्ट करने होंगे। तो पहले हम करेंगे रीजनिंग को, दूसरे पर हम करेंगे मैथ को। पहले रीजनिंग को हम 20 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या करोगे, जब आप सेक्शनल टेस्ट दोगे तो आप 20 मिनट का टारगेट सेट करोगे। हम कोशिश करेंगे हम 20 मिनट के अंदर लेकर आएं। तो ये फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 मिनट बचा ली हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो। 35 और 20 55 मिनट हुई हैं, यहाँ पर 60 मिनट है, ठीक है। ये जानबूझकर बचाई गई है। तो हम कोशिश करेंगे 20 मिनट के अंदर रीजनिंग के 3 क्वेश्चन करें। तो सिंपल स्ट्रेटजी है, राउंड 1 के अंदर सिर्फ वो क्वेश्चन करते हैं जो डायरेक्टली हमें दिख रहे हैं, डायरेक्ट दिख रहे हैं कि आते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपने करना क्या है, आपके 2 काम होते हैं। एक तो इस क्वेश्चन को हम कामली पढ़ेंगे। अगर हम शांति से नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, या फिर अच्छे से समझ में नहीं आएगा, सिली मिस्टेक होगी। फिर हम ये देखेंगे, फिर 2 ही काम होंगे, या तो ये आपको आता है, या फिर ये आता है बट टाइम लेगा, या नहीं आता है तो इसको बाद में करेंगे, या तो इसको अभी करेंगे या बाद में करेंगे। अभी कब करेंगे? अगर ये आता है और मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कैसे होएगा, और कोई खास ज़्यादा टाइम भी। अब कई बार ये मत सोचना कि पहले राउंड में 10-10 सेकंड में क्वेश्चन करने हैं या 30-30 सेकंड में ही करने हैं, नहीं। आपको लग रहा है कि अननेसेसरीली लेंदी है बट मुझे आता है, फिर छोड़ दो। थोड़ा सा लेंदी है, कर दो उसको राउंड 1 में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि हाँ यार मुझे आता है और इतना खास लेंदी भी नहीं है, अभी के अभी कर दो। अगर आपको लग रहा है कि यार आता है बट अननेसेसरीली लेंदी है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, या फिर मुझे नहीं आता, शायद मैं बाद में कर लूँगा, है, तो उसको छोड़ दो। तो जब आपने राउंड 1 में कुछ क्वेश्चन कर लिए, फिर राउंड 2 के अंदर क्वेश्चन को देखकर अब आपको ये लगेगा कि मैं इसे कर लूँगा, भले ही मैं टाइम ले लूँ, कर लूँगा। कुछ क्वेश्चन को देखकर लगेगा कि पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा। अब राउंड 2 में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखेंगे कि डायरेक्टली आता है, बट थोड़ा सा ऐसे फीलिंग हो जाएगी कि हाँ इसको मैं कर लूँगा, तो उसे आप उस वक्त करने की कोशिश करेंगे। अगर राउंड 1 में आपने कोई ऐसा क्वेश्चन छोड़ा है जो आपको फॉर श्योर आता है बट अननेसेसरीली ज़्यादा टाइम ले रहा था, उसे आप मार्क कर देंगे। क्योंकि राउंड 2 में उन क्वेश्चंस को करने से पहले जो आपको शायद आते हैं, वो क्वेश्चन करना बेटर है जो आपको आता है, भले ही वो ज़्यादा टाइम ले रहा हो, ठीक। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप कर लोगे, फिर आप राउंड 3 मारोगे। हम कर क्या रहे हैं, जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं, राउंड 1 में ज़्यादा जूस निकलता है, ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, राउंड 2 में कम जूस निकलेगा,
राउंड 3 में और कम जूस निकलेगा। फिर हम ये देखते हैं कि ये गन्ना जूस निकालने लायक है भी कि नहीं, या दूसरे सब्जेक्ट को उठा लूँ। तो हो सकता है रीजनिंग में जूस निकालो और 30 में से आपने 26 क्वेश्चन कर लिए और फिर आपको लगा कि यार अब तो मुश्किल है यहाँ से जूस निकलना, फिर आप सीधे मैथ के ऊपर स्किप हो जाओ। हो सकता है आपने 18 मिनट में ही आपने 26 क्वेश्चन कर लिए, आप मैथ के ऊपर चले जाओ, शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, सेम मैथ में राउंड वाइज करेंगे। जब आप मैथ में राउंड वाइज कर चुके होगे, फिर हम देखेंगे कि अब मैथ के ऊपर ही राउंड मारने का फायदा है या रीजनिंग में मैं ऐसे क्वेश्चन छोड़कर आया था जो इनके कंपैरिजन में इजीली हो सकते थे। कि भाई क्वेश्चन तो सेम ही नंबर के हैं, मैथ के या रीजनिंग के, हमने कोई नेपोटिज्म थोड़ी फैलाना वहां पर, मैं तो मैथ के करूंगा ऐसे, है ना। तो ये स्ट्रेटजी होएगी आपके अटेम्प्ट करने की। तो यहां पर टाइम की किल्लत आ सकती है, तो इनके सेक्शनल टेस्ट आप देना और टाइम को, क्योंकि यहां पर इन सब्जेक्ट्स के अंदर हमें सोल्व करनी है चीजें, यहां पर टाइम की कभी भी किल्लत नहीं आएगी। जीके के 25 क्वेश्चन आप आराम से 10 मिनट में करो, कोई दिक्कत नहीं है, और इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आप आराम से 25 मिनट में कर सकते हो। बट इन क्वेश्चंस को करने में कभी भी जल्दबाजी मत करना। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास टाइम बहुत है, 35 ही मिनट हुई हैं, 25 मिनट पड़ी हुई हैं। तो हमने करना क्या है, एग्जामिनर हमें इस बात पर तो सिलेक्ट करेगा नहीं, इस बच्चे ने तो 20 मिनट में अटेम्प्ट कर लिया था पेपर, इसने 35 मिनट में किया, इसको सिलेक्ट करेंगे नहीं। वो सिर्फ मार्क्स दे रहा है। तो क्यों ना हम बचे हुए टाइम को मार्क्स में कन्वर्ट करें। तो सर ये कैसे कर सकते हैं? क्या हम वोकैब के अंदर, वोकैब को अगर हम देखते रहें, इसका क्या होगा, मुझे आता नहीं लेकिन इसका क्या होगा, तो क्या वो वोकैब हमें आ जाएगी? नहीं। क्या हम एरर के अंदर देखते रहें तो क्या वो आ जाएगा? चांसेस हैं, चांसेस हैं। लेकिन अगर हम रीडिंग कंप्रीहेंशन को देखते रहें तो क्या वो आ जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली, ज्यादा चांसेस हैं भैया। जम्बल्ड वर्ड के ऊपर ज्यादा टाइम लगाओगे, ज्यादा चांसेस है, अगर उसे समझ के करोगे तो। तुक्के की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो जो कुछ ऐसे पोर्शन हैं जिनमें टाइम इन्वेस्ट करने से वो मार्क्स के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, तो हम वहां पर उनको इतने इजीली तुक्का मार के आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर वो रियल में आता है तो अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो बाद में फिर टाइम देकर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक। कंप्यूटर और इनमें तो भैया क्या ही स्ट्रेटजी है, इसका सिर्फ सिलेबस कर लो, उसी से बात बन जाएगी, इसकी डेली प्रैक्टिस करो, उसी से बात बन जाएगी। कई बच्चों ने क्या किया, हद मचा रखी है, मतलब बच्चों ने, आप लोग भी मतलब इतने शरीफ हो नहीं, मतलब 2000 वर्ड टाइप करने थे पिछले साल, उनके टाइप हो गए, स्टार्टिंग से फिर से टाइप करने लग गए। इतने ओवर स्मार्ट क्यों बन रहे हो? वो फिर गलती में काउंट हो गए, फिर वो बाहर निकाल दिए एसएससी वालों ने। उन्होंने 2000 वर्ड टाइप करने के लिए बोले हैं, उन्होंने 20 मिनट आपको दी हैं, आपके वर्ड जो 18 मिनट में टाइप हो गए। अब शांति से बैठ जाओ ना, ये एक्स्ट्रा हैंडराइटिंग के मार्क्स लेने के चक्कर में क्यों घूम रहे हो? मतलब बच्चों ने क्या किया, 18 मिनट में टाइप हो गया था, फिर 2 मिनट में उनसे रुका नहीं गया, उन्होंने की है गलती, एक्स्ट्रा वर्ड टाइप कर दिया, दोबारा से पैराग्राफ को टाइप कर दिया, वो गलती में काउंट हो गया, एरर में, फिर वो 5% से ज्यादा एरर हो गया, वो बाहर हो गए। भाई उन्होंने एक काम दिया है, वो जल्दी हो जाए तो चुपचाप बैठ जाना बस, है ना, नहीं हुए तो करते रहना एंड तक, फालतू दिमाग मत लगाया करो। अब व्हाट इफ द पेपर इज अनएक्सपेक्टेड, अगर अनएक्सपेक्टेड पैटर्न आ गया तो देखो भाई, अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, एक आधे क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं। मान लो एसएससी हर साल, एसएससी का दायरा ये है क्वेश्चंस पूछने का, एसएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछती है। मैं बात कर रहा हूँ मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग की, मैं जीके की बात नहीं कर रहा, जीके में तो अब क्या ही बताऊं, ऐसे क्वेश्चन पूछती है, ऐसे। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कि बहुत सारे क्वेश्चन तो यहां से पूछे जाते हैं, इस एरिया से, और एक आधे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो मैं एज ए टीचर क्या करवा देता हूं, मैं एज ए टीचर ऐसे करवा देता हूं, ऐसे। मैं एज ए टीचर ऐसे करवाता हूं, ऐसे, ऐसे है, और इन क्वेश्चन को भी करवा देता हूं। उसने कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछा है, उसके इर्द गिर्द का मैं हमेशा आपको बताऊंगा, वो अपने सिलेबस से कितना भी हटके हो। अब कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये करवा दो, ये नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस से बहुत ज़्यादा हटके है। अगर इसके आसपास का सब कुछ करवाने लगे तो क्या होएगा, फिर आपका 2-3 साल में सिर्फ मैथ का सिलेबस खत्म होएगा।
मान लो किसी एक साल, जैसे एक साल उसने जीके में ये पूछा था कि कौन सी एक्ट्रेस की हाइट सबसे ज़्यादा है, दीपिका पादुकोण एंड मेरे को पता नहीं 4 ऑप्शन थे। लिटरली ये एसएससी के सीजीएल टियर 1 की जीके का क्वेश्चन है। तो क्या अगले साल सारे एक्टर की बाइसेप्स, उनकी पिंडी का नाप, उनकी कमर का नाप, सारी एक्ट्रेस की हाइट, वो सब थोड़ी ना करवा दिया जाएगा। आप समझ पा रहे हो? तो जो भी मैं, अब होता क्या है सर, ये क्वेश्चन कब कब आते हैं? ये क्वेश्चन आते हैं कि 4 साल में एक बार एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हटके आ गया, 5 साल में एक बार एक क्वेश्चन एक शिफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हटके आ गया। बच्चे ये फैला देते हैं अब तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। अरे ये 5 साल में एक बार, ये किसी का सिलेक्शन नहीं रोक रहा। ये 25 में से 24 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ये एक सिलेक्शन रोकेगा या ये एक सिलेक्शन रोकेगा? तो कभी भी ऐसा नहीं होएगा। और हो क्या रहा है, 5 साल में एक बार एक क्वेश्चन बाहर आया है। 5 साल के अलावा जो 4 साल थे उनमें 100% यहाँ से आ रहा है, बस एक साल में एक क्वेश्चन बाहर से आ गया। इसको हवा नहीं बनाना। ठीक, समझ में आ गई बात? क्लियर है मेरे भाई? ऐसे करना इज नॉट गुड। ये नहीं है कि हम ऐसे कर नहीं सकते, ऐसे करना इज नॉट गुड फॉर यूर हेल्थ। आपका पेपर रह जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी रैंक 1 तक नहीं रोक सकता, क्योंकि ये आएगा तो ये रैंक 1 को भी नहीं आ रहा होगा। अगर आप बोलो सर ये रैंक 1 को आ रहा होगा, तो अगर ये उसको आ रहा होगा तो उसने ये सब कांड किया होगा, क्योंकि उसको क्या पता कि यहां से पूछेगा। पूछने वाला तो यहां से पूछ सकता था, उसको क्या पता कि यही पॉइंट पूछा जाएगा, यहां से भी पूछा जा सकता था। तो इसीलिए ऐसे कराना पड़ेगा सबको कवर करने के लिए। तो अगर उसने इतना सिलेबस किया है तो फिर उसने रैंक 1 5 साल में ली है। फिर तो आप मेरी बात समझ गए, एक्सपेक्टेड वर्सेस अनएक्सपेक्टेड। तो ये टेंशन नहीं लेनी, जो मैं करवाऊंगा उससे सब कुछ आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 99.99% चांस हैं कि जो मैं करवाऊंगा उससे 99.99% सिलेबस आएगा। बस है, हो सकता है कि एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन ऐसा अगर वो अजीब पूछे, और ये मेरे ऊपर नहीं है, सब टीचर्स के ऊपर लागू हो रहा है, तो मैं जस्ट आपका ये भ्रम तोड़ रहा हूँ। इन चीज़ों से मत डरा करो। मॉक में एक क्वेश्चन अजीब सा फंस जाए, उससे मत डरा करो। ठीक है भाई, नेक्स्ट बिल्कुल फिनिशिंग वर्ड इस लेक्चर के, इफ यू वांट रिजल्ट्स यू विल हैव टू पुट द एफर्ट्स। आपको रिजल्ट चाहिए, आपको एफर्ट पुट करने पड़ेंगे भाई। क्लियर है? सीधी सी बात है। आपको फ्री फंड में रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एफर्ट पुट करने हैं। आप बैच के अंदर आ गए हैं, सिर्फ आप एफर्ट्स डाल दो, सिर्फ जो मैं बताऊंगा वैसा कर लो, मिल जाएगा आपको रिजल्ट। नेक्स्ट, आई नो यू कैन डू इट। मैं आपको पर्सनली नहीं जानता, बट फिर भी मुझे कैसे पता है कि आप कर सकते हैं? क्योंकि एक डूएबल चीज़ है, एक आम बंदा इस चीज़ को कर सकता है। जिसने भी टियर 1 क्लियर किया है, मैं उसको टियर 2 में ये मानता हूँ वो इजीली जॉब ले सकता है, अगर वो इन सारी बातों को फॉलो करे, क्योंकि ये दिखती बात है साफ। ठीक है, आई नो यू कैन डू इट, इट कैन बी डन, बिकॉज ये किया जा सकता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। द रियल क्वेश्चन इज, डू यू रियली वांट टू डू इट? क्या आप वाकई में करना चाह रहे हैं? क्या आप वाकई में ये चाह रहे हैं कि अब से कुछ महीने के बाद आपके दिमाग से जो बोझ है अनएम्प्लॉयमेंट का वो हट जाए और एक नई दुनिया आपके सामने हो, आप तैयारी वाले फेज से बाहर निकल जाएं? आपको कोई टेंशन नहीं, मजा। आपके पेरेंट्स इस नज़र से देखें कि बेटा बेटी ने मुझे प्राउड करवाया है, किसी को बोले तो ये मेरा बेटा ये वहां पर ऐसे करता है, इस जॉब में लगा हुआ है। आप चाहते हैं ये? ज़्यादा इज्जत की नज़रों से देखेंगे लोग आपको। आपके पास ठीक ठाक पैसे हो जाएंगे, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप खरीद पाएंगे। ठीक है, अभी जैसे हो उससे थोड़े से ज़्यादा बढ़िया स्टेबल हो जाओगे आप, बढ़िया आपके पास टाइम होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। गवर्नमेंट जॉब के सारे फायदे मैं आपको क्या गिनाऊं? ठीक है, तो वाकई में वो चाहते हो कि नहीं? अगर वो चाहते हो, सिर्फ 2-2.5 महीने की तपस्या है, जिंदगी बदल जाएगी। फिर सर कम वैकेंसी है, ज़्यादा वैकेंसी है, फलाना ढिमकाना, तुम्हें एक सीट चाहिए कि नहीं? अगर तुम्हारे पास बहाने हैं तो एक दूसरा बंदा है जिसके पास वजह है लगने की। मुझे तो मेरे पेरेंट्स को प्राउड कराना है, मुझे मेरी ज़िंदगी बढ़िया करनी है। अगर वजह है काम करने की तो मिल जाएगी सीट, बहाने हैं तो नहीं मिलेगी। जो मेहनत कर सकता है उसको ये बातें समझ में आएंगी, जो मेहनत नहीं कर सकता उसको ये कड़वी लगेंगी। क्यों मेरे को पिन पॉइंट कर रहा है ये, मैं नहीं कर सकता, मेरे को क्यों ऐसे उंगली कर रहा है ये बंदा?
कर सकते हो। मिनिमम 10 घंटे पढ़ो। अगर आपको कोई काम बोर करता है तो आपको वो काम करने में दिक्कत होती है। हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे, आप बोर नहीं होगे, आपको मजे आएंगे, आपका दिमाग दौड़े यार मुझे भी ऐसे करना है, मुझे आपका दिल करेगा पढ़ने का। आप जब सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे उसको गेम की तरह लो, ठीक है? तो करो, एफर्ट लगाओ, ठीक है भाई। पिछले साल टीयर 2 में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कुछ बच्चों का बेचारों का नहीं हो पाया, कई कट ऑफ के जस्ट पहले रह गई, कईयों की टाइपिंग वाइपिंग रह गई, ठीक है। इस साल फोड़ के आएंगे वो, तो की गई मेहनत बेकार नहीं जाती। इस साल नहीं तो अगले साल पक्का हो जाएगा। अब मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि इसी साल का टारगेट मत रखो, इसी साल का टारगेट रखो, 100% खुद के ऊपर भरोसा रखो, करो, ठीक है। कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी, टाइम टेबल तोड़ना नहीं है, टाइम टेबल टूट जाए तो दोबारा से आना है, ठीक है। आपको ऐसा कंटेंट दूंगा ईमानदारी से कि मिनिमम टाइम में जितना आगे जाया जा सकता है आप उतना आगे जाओगे। तो अपने मन को बना लो, अगले आने वाले महीने तैयार कर लो अपने शरीर को, अपने मन को कि भाई साहब तपस्या में बैठना है। अपना माहौल बना लो, एक रूम वूम सेट कर लो जहाँ पर भी आप तैयारी करोगे कि अब की बार बस कर देना है। बढ़िया खाओ पियो हल्का कि दिन में अच्छा फील करो, बढ़िया टाइम टेबल बना लो, मेहनत के लिए खुद को तैयार कर लो, ठीक है। जो गंदा वंदा बेड बुड टेबल वेबल है साफ करो, सब चीज़ बैठो अच्छे से, ठीक है भाई। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, उम्मीद है कि करोगे मेहनत अब की बार और अचीव करोगे चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी बात हम करें उसका फीडबैक या फिर मेरे साथ कम्युनिकेट करना है तो जो अपना प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर आपको कम्युनिकेट करना है सारी बातें, और हर एक क्लास कैसी लगी ये आपको वहाँ पर बताना है। और ये कोई यूट्यूब वीडियो नहीं है मैं आपको ये बोलूँगा कि एंड तक देखो फलान तक देखो, चलो वैसे तो मैं बोलूँगा मेरा दिल करता है कि यार देख लो तुम एंड तक, देख लो तुम एंड तक, है भला हो जाएगा, बोलूँगा, मेरी आदत है, क्या करूँ, ठीक है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई तुम्हारा लॉस होगा, बस मेरा ये मतलब है, ठीक है। तो जो भी वीडियो है उसका फीडबैक वगैरह जो भी कहना चाह रहे हो टेलीग्राम पर कहा करो, है। कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई भी बात है, मैं उसका सोल्यूशन भी लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है भाई। दैट्स ऑल, बाय बाय।